जेएनबी एग्जाम पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें मेरा यह वीडियो। चलिए, कुछ सुझाव देनी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बीपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अतुल प्रसाद, मुन्ना भाई झुनझुनवाला, परमार रवि मनु भाई, डॉक्टर प्रसाद। आंसर है परमार रवि मनु भाई। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। एच आर श्रीनिवासन, बी आर श्रीनिवासन, एम आर श्रीनिवासन, के आर श्रीनिवासन। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं एच आर श्रीनिवासन, याद रखेंगे एच आर श्रीनिवासन। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और केवल एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो हो पहले, वो उनकी कार्यकाल होती है। चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो 2006 में। अगर आपसे पूछा जाए बिहार नगर निगम अधिनियम कब आया, तो 2007 में। चलिए, मैं जो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो एक्सप्लेनेशन में रखता हूँ। आप इसे टेलीग्राम के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। भारत का संविधान स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का अर्थ हुआ विशेष श्रेणी का दर्जा। बिहार के श्री नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह मांग रहती है केंद्र से कि आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दें। तो ये जो मांग है उसी के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत का संविधान स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए प्रावधान करता है। इसमें से असत्य आपसे पूछा जा रहा है। वर्तमान में भारत में 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। SCS अर्थात स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का निर्धारक गॉडगिल सिफारिश पर आधारित है। यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है भारत का संविधान स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए प्रावधान करता है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे देगा आपको। अगर ये प्रावधान होता संविधान के अंतर्गत तो यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये किया गया है, वर्ष याद रखेंगे 1969 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसके आधार पे? गॉडगिल सिफारिश के आधार पे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ 11 राज्य हैं जिन्हें ये स्टेटस प्राप्त है। अच्छा, संविधान में दो चीजें होती है, ये याद रखेंगे। एक है विशेष श्रेणी का दर्जा और एक है विशेष स्थिति का दर्जा। ठीक है, तो ये विशेष श्रेणी है। विशेष स्थिति की बात अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 371 में आपको देखने को मिलेगी, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विशेष श्रेणी का दर्जा के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है? काफी न्यूज में था ये प्रश्न। ऑप्शन है धारा 1 का क, धारा 10 का क, धारा 2 का क, धारा 20 का क। इसका आंसर हो जाएगा धारा 10 का क। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 का क के अंतर्गत एक चीज और भी याद रखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया गया है। बिहार से सर्वाधिक व्यक्ति अयोग्य घोषित हुए हैं 237 व्यक्ति। टोटल व्यक्ति कितने अयोग्य घोषित हुए हैं? 1069 व्यक्ति। उसमें से 237 अकेले बिहार से अयोग्य घोषित किए गए। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति ने हाल ही में कितने पदों के सृजन की मंजूरी दी है? 30,547, 50,547, 70,547, 90,547। इसका आंसर हो जाएगा 30,547। और सर्वाधिक पद अर्थात 30,000 में से लगभग 25,000 पद ये केवल और केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित किए गए। तो ये भी याद रखेंगे। अगला है नए मंत्रिमंडल। आपको पता होगा बीजेपी बिहार में सरकार में आई है जदयू के साथ। पहले आरजेडी थी जदयू के साथ, अब बीजेपी आई है। तो नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेमेल कौन सा है? गृह, निगरानी और निर्वाचन, ये नीतीश कुमार जी के अंतर्गत है।
वित्त वाणिज्य कर ये सम्राट चौधरी के अंतर्गत है। पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व और कला संस्कृति एवं युवा ये विजय कुमार सिन्हा जी के अंतर्गत है। जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के अंतर्गत है। कौन सा बेमेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन और संसदीय कार्य, ये विजेंद्र प्रसाद यादव नहीं बल्कि विजय कुमार चौधरी जी के अंतर्गत है। ठीक है, और विजेंद्र प्रसाद यादव के अंतर्गत ऊर्जा और योजना एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में असत्य कथन चुने। वर्ष 2022-23 में कृषि, वानिकी और अन्य क्षेत्र के कुल हिस्सों में से, ठीक है, और आपसे पूछा गया है फसलों का योगदान 49.8%, पशुधन का योगदान 33.1%, वानिकी का योगदान 17.8%, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि का योगदान 9.2%। ये प्रश्न है, आपको अगर डायरेक्ट समझना है तो ऐसे समझिए कि आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में भी जो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आधे से अधिक फसलों का योगदान होता है जीएसडीपी में। पशुधन का योगदान 33.1%, ये भी सत्य है। वानिकी का योगदान 17.8 दे दिया गया है, जबकि 7.8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि का योगदान 9.2%, ये सत्य है। ठीक है, तो आप एक बार इस डाटा को अच्छे से देखेंगे। अगला है निम्नलिखित संविधान सभा के सदस्यों में से कौन सा सदस्य समूह बिहार से नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, कामेश्वर सिंह, जगत नारायण लाल, श्याम नंदन सहाय, सत्यनारायण सिन्हा। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समूह बिहार से नहीं थे? तो ये सभी व्यक्ति बिहार से थे, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी बिहार से कौन कौन थे तो टोटल लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान में रखेंगे कि संविधान सभा जो कि 1946 में गठित की गई थी, तो 1946 वाली संविधान सभा में बिहार से इतने व्यक्ति हैं, इनका नाम आप स्मरण रखेंगे। अगला है भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6, 2, 3, 5। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 जिले, भागलपुर और बांका, याद रखेंगे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के न्यूनतम से अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम है। मुंगेर, बेगूसराय, पटना, सिवान, बेगूसराय, पटना, मुंगेर, सिवान, मुंगेर, पटना, सिवान, बेगूसराय, मुंगेर, सिवान, बेगूसराय, पटना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, बेगूसराय, पटना, सिवान। याद रखेंगे, मुंगेर 876, बेगूसराय 895, पटना 897 और सिवान 988। तो याद रखेंगे पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 1000। 1000 मेल की अगर 1000 संख्या है तो उसमें फीमेल की संख्या बात की जा रही है, तो सबसे कम है 876 मुंगेर में, तो ये ध्यान में रखेंगे। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 2, 12, 7, 29। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें। निम्नलिखित बिहार के पद्म पुरस्कार 2024 विजेताओं से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। बिहार की 8 विभूतियों को पद्म सम्मान से नवाजा गया है। सुलभ आंदोलन के जनक डॉक्टर विदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण दिया गया है। अशोक कुमार विश्वास टिकुली चित्रकार, सुरेंद्र किशोर पत्रकारिता, राम कुमार मल्लिक दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक और शांति पासवान एवं सीवन पासवान पति पत्नी मिथिला लोक चित्रकला को पद्मश्री सम्मान मिला है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार की 8 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया बल्कि 7 को, ये याद रखेंगे। बिहार से 7 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म सम्मान से नवाजा गया। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर विदेश्वर पाठक, वो पद्म विभूषण, डॉक्टर सीपी ठाकुर उनको पद्म भूषण, और जो बाकी शेष हैं बचे हुए उनको पद्मश्री मिला है। और कौन किस क्षेत्र से संबंधित है आपको ये भी स्मरण रखना है।
अगला है बिहार के किस जिले में अभ्र का भंडार है? मुंगेर, गया, भागलपुर, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है? कर्मनाशा नदी, अजय नदी, पुनपुन या सोन नदी? आंसर हो जाएगा सोन नदी। ये दानापुर के पास, पटना के दानापुर के पास याद रखेंगे, हरदी छपड़ा गांव, कहीं कहीं पे आपको हल्दी छपड़ा गांव भी मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आपसे वैसे दानापुर भी पूछा जा सकता है, या पटना पूछा जा सकता है, या हल्दी छपड़ा गांव भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। वहीं पे गंगा में मिलती है सोन नदी। अगला है असत्य कथन को चुने। गया में रेशमी तथा सूती कपड़े बनाए जाते हैं। पटना एवं सिवान में सूती तथा सजावटी कपड़ा बनाए जाते हैं। कैमूर ऊनी कालीन तथा बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सहरसा सिल्क सिटी है एवं वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा सहरसा सिल्क सिटी है, ये गलत है। भागलपुर सिल्क सिटी है एवं वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र है। अगला है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1731, 1733, 1732, 1734। तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार को 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन के टाइम पीरियड में मिलाया गया था, और अली वर्दी खां को सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को, अच्छा उस समय में भारत सरकार तो ब्रिटिश सरकार ही थी, तो ब्रिटिश अधिकारी ने ब्रिटिश सरकार यानी भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पंजाब के यानी कि पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, मैसेज भेजते थे और याचना करते थे कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, विद्रोह करे। वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि ऐसा बताए? रॉबर्ट मोंटगोमरी, चार्ल्स मेटकॉफ, जॉन लॉरेंस, जनरल बॉन कॉर्टलैंड। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी। ठीक है, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्होंने ही यह सूचना दी थी। अगला है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सचिंद्रनाथ सान्याल, सतीश झा, बिपिन झा। आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष कौन थे समाजवादी पार्टी के? बिहार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और बिहार समाजवादी पार्टी के महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला है शेरशाह का मकबरा के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। यह बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह अष्टकोणीय है जो एक कृत्रिम झील के किनारे में निर्मित है। इसका आंसर क्या होगा? यह अष्टकोणीय है जो कि एक कृत्रिम झील के किनारे में नहीं बल्कि मध्य में यानी बीच में निर्मित है, ये याद रखेंगे। बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला है असत्य कथन को चुनिए। कोइलवर पुल अजय नदी पर बना है। कोइलवर पुल की लंबाई 1528 मीटर है। कोइलवर पुल आरा को पटना से जोड़ता है। कोइलवर पुल को वशिष्ठ नारायण सिंह सेतु भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा कोइलवर पुल किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। ठीक है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। बिहार की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक राज्य की के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 365 दिन तो होगा ही, लेकिन वो वित्तीय वर्ष हर क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है। जैसे भारत सरकार या बिहार सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष मानती है। चाइना में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक को वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो बिहार के संदर्भ में याद रखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार तो एक वित्तीय वर्ष में जितने वस्तु का उत्पादन होगा उसका जो मूल्य है उसी को क्या बोला जाएगा? जीएसडीपी। तो बोला जाता है कि बिहार की जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 4.4 लाख करोड़ रुपये। बिहार की जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 7.5 लाख करोड़ रुपये। जीएसडीपी की स्थिति मूल्य पर गणना हेतु आधार वर्ष 2021-22 जीएसडीपी के स्थिर मूल्य में 10.6% की बढ़ोतरी एवं वर्तमान मूल्य में 15.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जीएसडीपी की स्थिर मूल्य पर गणना हेतु आधार वर्ष 2021-22 नहीं है, बल्कि कितनी है? 2011-12। ये ध्यान में रखेंगे। अन्य फैक्ट सत्य है, ये याद रखें।
अगला है बिहार के चाणक्य की उपाधि किसने अर्जित की? बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर प्री 2020 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? नीतीश कुमार यादव, नीतीश कुमार सॉरी यादव। अगला है बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, निम्न कारणों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि बिहार में गरीबी का कौन सा कारण सत्य नहीं है? 55% जनसंख्या जो गरीबी में रहती है। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, यानी कि अभी भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है और आगे भी होने की संभावना नहीं है, इस तरह से अभाव है, कम है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। ये बात गलत है, तीव्र है, तेज है। बिहार में सकल प्रजनन दर तेज है लेकिन तीव्रतम नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। अगला है निम्न में से असत्य तिथि को चुनिए। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 को प्रकाशित हुई। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई। नौसेना का विद्रोह 9 फरवरी 1946 को हुई। इसका आंसर होगा नौसेना का विद्रोह 9 फरवरी नहीं बल्कि 19 फरवरी 1946 को हुई, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी सारे सत्य हैं तिथि। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 18 मई, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई। अगला है लॉर्ड नॉर्थ, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। उनके द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित किस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये है आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थ जो कि काफी डरे हुए थे क्योंकि अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए अंतिम चरण पे संघर्ष चल रहा था और भारत में भी आप अगर देखते हैं तो ब्रिटेन को यह डर हो रहा था कि कहीं भारत में कंपनी ब्रिटेन से नाता तोड़ करके भारत में अपनी सरकार ना चलाने लगे, तो थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी पर वह रेगुलेटिंग एक्ट लाई। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की आधार बनी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी या भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 ईस्वी में पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में बोस को नेताजी उपाधि से संबोधित किया गया। सिंगापुर से बोस ने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा हुई। असत्य कथन है सिंगापुर में बोस को नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया, ये बात गलत है, बल्कि कहां पे? तो जर्मनी में, ये याद रखेंगे, कहां पे की गई? जर्मनी में। अगला निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? मीराबाई, सूरदास, चैतन्य, कबीर। आंसर होगा कबीर। ये रहस्यवादी कवि थे और संत भी थे। ठीक है, अच्छा इनके बारे में याद रखेंगे कि ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक हैं कबीर जी। अगला है भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था? गौर, विश्वंभर, वल्लभ, गंगादास। तो चैतन्य प्रभु का क्या नाम था? आंसर है विश्वंभर, याद रखेंगे, विश्वंभर नाम था। और गौरीयस वैष्णव संप्रदाय की नींव इन्होंने ही रखी थी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, नदिया जिले में। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? 1 दिसंबर 1666, 11 दिसंबर 1666, 2 दिसंबर 1666 या फिर 22 दिसंबर 1666? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1666, ये याद रखेंगे।
बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। अगला है नाथ पंथ संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कपाली, कालमुख, योगिनी कोल, त्रिक दर्शन। तो नाथ पंथ गोरखनाथ नाम सुने हैं। इसी तरह से वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। तो ये है योगिनी कौल, याद रखेंगे। योगिनी कौल भगवान शिव के आदि स्वरूप की पूजा करते हैं, ठीक है, और 9 नाथों को दिव्य पुरुष मानते हैं, ठीक है। गोरखनाथ ने ही 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार किया। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति कब से कब तक लागू रही? 1784 से 1833 तक, 1757 से 1765 तक, 1798 से 1805 तक, 1765 से 1813 तक। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति कब से कब तक लागू रही? इसका आंसर हो जाएगा 1765 से 1813 ईस्वी तक, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट नाम है, वारेन हेस्टिंग्स और बेलेजली, इनके बारे में याद रखिएगा। एक बफर स्टेट का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 दुश्मन देश के बीच एक अन्य न्यूट्रल देश को माना जाता है और उसे ही बफर स्टेट बोला जाता है। अगला, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लाला लाजपत राय। तो ये बात बताया गया था सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, ठीक है। कब? तो 1888 ईस्वी। अगला है निम्न उद्योगपतियों में से लंबे समय तक AIC ऑल इंडिया कांग्रेस के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। ऑप्शन है GD बिरला, JRD टाटा, जमनालाल बजाज या बालचंद हीराचंद। आंसर हो जाएगा इसका जमनालाल बजाज, ठीक है। तो 1920 से 1942 तक ये खजांची कोषाध्यक्ष रहे थे, ठीक है, कांग्रेस के। अगला है मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? सैयद, तुगलक, कराना, मुगल। आंसर है मुगल। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, कौन थे कुलपति? दीपंकर श्रीज्ञान, मनमोहन श्रीज्ञान, बुद्ध श्रीज्ञान, महावीर श्रीज्ञान। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित की गई थी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे दीपंकर श्रीज्ञान, ये याद रखेंगे, दीपंकर श्रीज्ञान। अगला है दक्षिण मेरूर के नाम से भी जाना जाता है कामाख्या, सिद्धि विनायक, वेंकटेश्वर, बृहदेश्वर। दक्षिण मेरू के नाम से बृहदेश्वर मंदिर याद रखेंगे, इसे ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कुछ अन्य इंपोर्टेंट दक्षिण के मंदिर हैं, आप उन्हें भी याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कब कराया गया था? 150 से 450 के मध्य, 350 से 550 के मध्य, 650 से 750 के मध्य, या फिर 950 से 1050 के मध्य। इसका आंसर हो जाएगा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य, ठीक है। तो ये याद रखें, कौन सा शैली में है? नागर शैली में। हवा महल से संबंधित असत्य कथन को चुने। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। ये महल 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। हवा महल के कारण जोधपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसका आंसर होगा हवा महल के कारण जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ना कि जोधपुर को। अगला है कुतुब मीनार से संबंधित असत्य कथन को चुने। कुतुब मीनार में सीढ़ियों की कुल संख्या 379 है। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों से बनी मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूरा किया गया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कारगिल युद्ध से। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत मतलब 1 घंटा भी नहीं होने देना है, बल्कि 1 घंटा से पहले ही जीरो आवर के अंतर्गत ही सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाना है। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से, ये याद रखेंगे। अगला है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज, अर्ल ऑफ डर्बी, पामस्टन, सर रॉबर्ट वॉलपोल। इसका आंसर हो जाएगा डेविड
लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला, निम्न में से किस वायसराय के समय भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड में। अगला है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई प्रसिद्ध हस्तियों को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यरवदा जेल की स्थापना 1851, 71, 61 या 81? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला है, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अजमल खां। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942, 1913, 1943, 1911। तो महाधिवक्ता की पद से त्यागपत्र बलदेव सहाय ने कब दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। अगला है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1939 से 45, 1918 से 26, 26 से 39, 14 से 18? इसका आंसर होगा 1926 से 39। अगला है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग नामक पुस्तकों के लेखक हैं राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग। अगला है, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश कौन सा था? गैर कानूनी संघ अध्यादेश, अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, शांति कानून का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ पीस लॉ, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, एग्जीक्यूटिव पावर ऑर्डिनेंस, या वायसराय का विशेष आदेश, वायसरायज स्पेशल ऑर्डर? क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ठीक है, जिसके तहत 1932 में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। अगला है, अच्छा ये टाइम पीरियड कब का है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड का। अगला है, सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? व्यतिकरण, प्रकीर्णन, ध्रुवन, विवर्तन? तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, याद रखेंगे क्या है? प्रकीर्णन। चलिए, कब किया गया था? 1930 में। अगला है, तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? पृथ्वी की गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ बदलती है, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। तो ये याद रखेंगे। अगला है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे चित्र में आप पेरिस्कोप देख सकते हैं। आगे दीवार है, व्यक्ति को आगे दिखाई नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर पेरिस्कोप लगाएगा तो यहाँ पे रखी वस्तु ये देख पाएगा। तो वस्तु देखेगा कैसे? जब वस्तु से प्रकाश आएगी पेरिस्कोप के माध्यम से उसके आंखों तक, तब वो देख पाएगा। तो ये जो है कंसेप्ट याद रखेंगे। ये किस सिद्धांत पर पेरिस्कोप कार्य करता है? विवर्तन, केवल परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि केवल परावर्तन हो रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है।
केवल परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अन्य भी उदाहरण है, आप पढ़ेंगे। और वस्तु को 45 डिग्री, दर्पण को 45 डिग्री पे रखा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना, कम वोल्टेज को प्रेरित करना। तो ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ठीक है। याद रखेंगे, किसे? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। अगला है फोटोन है। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, पदार्थ का एक क्वांटा, एक धनावेशित कण, प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र। फोटोन क्या है? तो पदार्थ का एक क्वांटा है, याद रखेंगे क्या है? पदार्थ का एक क्वांटा। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपने अवश्य पढ़ा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हवा, मानिक, जल या हीरा? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला है, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। जितना बड़ा वो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब नजर आता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल, समतल, उत्तल या फिर बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए। इसका आंसर क्या होगा? अवतल। बड़ा दिखाई देगा, इसका मतलब अवतल है। छोटा दिखाई देगा तो ही उत्तल माना जाएगा, ठीक है। अगला है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। विजिलेंस दर्पण देख रहे, स्टोर रूम के अंदर का भी आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। स्टोर रूम के अंदर आप देख पाएंगे कि एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है। इसी से आपको पता लगेगा कि यहाँ पे भी बिस्किट वगैरह रखा है, इधर भी रखा है, इधर भी रखा है। ये पूरा एकदम आपको एक ही छोटे से दर्पण में ही सारा पता लगेगा। इसे ही विजिलेंस, ठीक है। तो निगरानी आप कह सकते हैं, निगरानी रखने के लिए ये दर्पण लगाया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर या बड़े शोरूमों में। ये होता है उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी कहाँ? लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, सफेद या फिर पीले प्रकाश में? आंसर होगा लाल प्रकाश में। अगला है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। तो क्लोरोफिल में क्या पाई जाएगी? मैग्नीशियम, ये याद रखेंगे, Mg। अगला है, मानव आंख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना या फिर आंख की पुतली? आंसर हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है। अगला है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा? इसका क्या आंसर होगा? प्रिज्म द्वारा। अगला है, एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? लेजर, इंफ्रारेड तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग? आंसर है इंफ्रारेड, या यहीं पे आपको अवरक्त तरंग भी दे सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कुहरे में हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि कुहरा प्रकाश को अवशोषित करता है। कुहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है। कुहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। तो क्या होगा? प्रकीर्णित मतलब बिखर जाता है, याद रखेंगे। कुहरों की बूंद द्वारा प्रकाश क्या होता है? वस्तु से आर पार होने के क्रम में क्या होता है? बिखरने लगता है, यानी कि धूमिल हो जाता है, इस तरह से प्रकीर्णित हो जाता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड यानी वस्तु का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा। आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, क्या होगा? घट जाएगा। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वजन बढ़ेगा, भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे वजन घटेगा। स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? वजन कम होगा। अगला है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? CFL, चंद्रमा, सूर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न कौन करेगा? सूर्य, ये याद रखेंगे। नाभिकीय संलयन होता है रासायनिक, याद रखेंगे। अगला है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के, नाभिक भार के, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के, परमाणु भार के आधा के। इसका आंसर हो जाएगा तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव यानी एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू किसके? नाभिक के विद्युत आवेश के, ये ध्यान में रखेंगे। इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है। संयुक्त अवस्था में अगर धातु है तो क्या कहलाएगी? यौगिक, ठोस, खनिज, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा खनिज। यहां पे यौगिक से कंफ्यूज नहीं करना है, आंसर क्या होगा? खनिज। अगला है जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और शुद्ध जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बर्तन को बनाया जाएगा ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है Cu एवं Zn, Cu Zn एवं Ni, CuFe एवं Zn, CuSn एवं PH। तो क्या होगा जर्मन सिल्वर में? कॉपर, जिंक और निकल, याद रखेंगे। कॉपर, जिंक और निकल याद रखेंगे। 60% कॉपर, 20 और 20% निकल और जस्ता। चांदी जैसा ही लगता है लेकिन चांदी होता तो है नहीं। अगला है अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, यह क्लोरोफिल युक्त है, यह फूल पैदा करता है, इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं, इसीलिए यह तना है बल्कि जड़ नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें नोड और एंटीनोड शामिल होते हैं, इसीलिए यह तना है, जड़ नहीं। अगला है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, एक बीजी पत्री, अनावृत बीजी, द्विबीजपत्री। क्या होगा? ये सारे हैं अनावृत बीजी, याद रखेंगे। जिम्नोस्पर्म। अगला है एजा डायरेक्टा। एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम है नीम, हल्दी, चावल, गेहूं। पूछा हुआ प्रश्न है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नीम। एजा डायरेक्टा इंडिका किसका नाम है? नीम का सामान्य नाम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, वो कौन सा केमिकल है? मेडिसिन, ग्लूकोज, फर्टिलाइजर, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी नमक। नमक सत्याग्रह आप लोगों ने लिखा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है फफूंदियों में पोषण की विधि होती है परजीवी पोषी मतलब परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। तो फफूंदियों में पोषण की क्या विधि होगी? मृतोपजीवी पोषण, याद रखेंगे। क्या होगी? मृतोपजीवी पोषण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? पेनिसिलियम, क्लब, फंगाई, यीस्ट, मशरूम। तो बियर के फर्मेंटेशन में किण्वन में कौन सा प्रयुक्त होगा? तो आंसर है यीस्ट, याद रखेंगे। ठीक है, यीस्ट। अगला है खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, क्या है? बीज, पौधा, बैक्टीरिया या फिर कुकुरमुत्ता यानी फंगस। तो खमीर क्या है? ये कुकुरमुत्ता फंगस का ही सामान्य नाम, इसे आम बोलचाल की भाषा में खमीर बोल दिया जाता है। यीस्ट है कुकुरमुत्ता यानी फंगस, याद रखेंगे। अगला है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? हार्मोन, DNA, RNA, DNA और RNA। तो जीव में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा DNA और RNA दोनों। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है लोग RNA सोच लेते हैं लेकिन ये गलत है, DNA और RNA दोनों। ठीक है। अगला है जेनेटिक्स, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, DNA संरचना, जैव विकास, अनुवांशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स, अनुवांशिकता और विचरण। मेंडल को जेनेटिक्स का पिता माना जाता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया?
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। जब महात्मा गांधी पहली बार आए थे 1915 में गुजरात में, तो उन्होंने कोचरब आश्रम को स्थापित किया था। ठीक है, तो पहला आश्रम था कोचरब आश्रम। अगला है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी बंडारू दत्तात्रेय, भूपेंद्र यादव, अतुल प्रधान। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी को, याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एएस राजीव, राजीव कुमार, अनूप अवस्थी, अजय सिन्हा। आंसर है एएस राजीव को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, सेशल्स, जापान। तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया है सेशल्स में। सेशल्स की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेशल्स की राजधानी कौन सा है? तो विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी कौन सा है? विक्टोरिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। बार बार इसे पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट देश, अब क्योंकि राजधानियां भी पूछी जाती है, बीपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है राजधानी, तो आपसे पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। अगला है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर। तो वो केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने सुभाष अभिनंदन नामक प्रदर्शनी का, डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो ये ना सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो कानून और न्याय मंत्री हैं। कौन है कानून और न्याय मंत्री? ये अर्जुन राम मेघवाल हैं। आपको पता होगा किसान आंदोलन होने के बाद ये मंत्री पद चेंज कर दिया गया था और अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया था केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री। ठीक है, इससे पहले थे किरण रिजिजू। अगला है हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीयूजेबल व्हीकल। ऑप्शन है अग्नि 4, अग्नि 5, त्रिशूल, नाग। इसका आंसर क्या होगा? अग्नि 5, याद रखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, तो री एंट्री है यहाँ पे, ये ध्यान में रखेंगे। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे व्हीकल। तो MIRV ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि अगर एक मिसाइल अगर जाती है तो वहां पे आप मल्टीपल टारगेट को, उसका वारहेड है ये अलग हो करके मल्टीपल टारगेट पर वार कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो है, और ये इंडिपेंडेंटली कर सकती है, यानी कि एक टारगेट को एक दूसरे टारगेट के लिए दूसरा, तो वारहेड से निकलेगी और अलग अलग। तो ये है, ये याद रखिए 5500 से 5800 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि 5 के माध्यम से ये किया जा रहा है। और री एंट्री है, यानी कि एक बार ये क्या होगी, वायुमंडल से ऊपर जाएगी, फिर एंट्री लेगी और उसके बाद अपने लोकेशन पे हिट करेगी। इंटरकॉन्टिनेंटल है, यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे वार कर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। आंसर होगा नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है ये। यहीं पर एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है भारत का पहला, यहीं पर किया गया है। अगला है एकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, जॉनी बर्न, क्रिस्टोफर नोलन। आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी। ठीक है, ओपेनहाइमर ये हीरो हैं, यानी एक्टर हैं। ओपेनहाइमर ने टोटल 7 पुरस्कार जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड, दोनों नाम आप याद रखेंगे। अगला है 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है?
स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा चेक रिपब्लिक, ये ध्यान में रखेंगे। क्रिस्टोवा क्रिस्टीना पिजकोवा, ये नाम याद रखेंगे, क्रिस्टीना पिजकोवा कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में इस बार इसका आयोजन किया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका फाइनल का आयोजन किया गया। अगला है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी चंदे के आंकड़े से संबंधित असत्य कथन है। भाजपा को सबसे ज्यादा 6983.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, ये बात सत्य है। 69, ये डाटा याद रखेंगे, आप प्रयास करेंगे कि ये डाटा आपको याद रहे। लगभग कितना है? लगभग है 7000। अगर आप देखेंगे तो 7000 करोड़ रुपए है लगभग, ठीक है। उसके बाद आता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी के पास कितना है? तो 1300 से 1400 करोड़ के मध्य में, ये दूसरे नंबर पे है। 1300 से 1400 करोड़ के मध्य में ही है तृणमूल कांग्रेस भी, इसके बाद कांग्रेस भी, और इसके बाद बीआरएस भी, ठीक है। तो ये तीनों पार्टियां 1300 से 1400 के मध्य में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और 7000 के मध्य में कौन है? ठीक है, 7000 के मध्य में आपको कौन दिखाई दे रहा है? भाजपा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें है आंसर, आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, बीआरएस। बीआरएस है, ये 1322 करोड़ तो प्राप्त की है, लेकिन ये 5वें स्थान पे नहीं रही है, बल्कि चौंका दिया है सभी को, ये 4th स्थान पे है, ठीक है। तो 4th स्थान पे, और कांग्रेस भी चौंका दिया है, ये तीसरे पे पहुंच गई। देश की दूसरी बड़ी पार्टी जो कि तीसरे स्थान पे चली गई है, टीएमसी, ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, उससे भी पीछे चंदा स्कोर करने में चली गई। तो ये ध्यान में रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस का अगर आपसे चुनाव चिन्ह पूछा जाए तो याद रखेंगे 2 फूल, ठीक है, 2 फूल। चलिए, बीआरएस कहां की है? तो तेलंगाना की पार्टी है बीआरएस, भारत होता है इसका नाम। अगला है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? फैज ईसा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान। आंसर है आसिफ अली जरदारी। फैज ईसा कौन है? तो फैज ईसा है मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद शहबाज शरीफ, ये प्रधानमंत्री हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। जगह का नाम याद रखेंगे, सिंधुदुर्ग। वहीं पर सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव भी मनाया गया है, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, ठीक है। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। अगला, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। काफी विवाद में भी रहा, ठीक है। चाइना ने प्रतिक्रिया दी थी इस पर कि सेला सुरंग, याद रखेंगे, सेला सुरंग का उद्घाटन एक दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां, और ये पूरे विश्व में ये खबर बन गई। तेजपुर, ये तेजपुर याद रखेंगे, संभवतः तेजपुर असम में स्थित है, ठीक है, और तवांग अरुणाचल प्रदेश में थी। दोनों के मध्य में सेला सुरंग का निर्माण किया गया है। चलिए, अब आपसे एक और चीज है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसे निर्मित किया गया। सीमा सड़क संगठन 1860 में बनाई गई थी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। संभवतः 1860 या 1960 में स्थापित की गई थी। तो एक डेट, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ का निर्माण कब किया गया था। ऑप्शन है 1860 या 1960। चलिए, अगला, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मिस वर्ल्ड मानवतावादी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी, जया बच्चन, माधुरी दीक्षित, नेने या स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, ठीक है। तो इन्हीं की कन्वेंशन सेंटर, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ये आयोजित किया गया था। इन्हें इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भारत में आयोजन हुआ है। अगला है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। और गुजरात में भी याद रखेंगे कहां पे? तो हंसलपुर में, ठीक है, वहां पे मारुति सुजुकी का प्लांट है वहीं पे। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर या गिरिराज सिंह।
तो जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये ना सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखेंगे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं ही, इन्हें केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इन्हें दिया गया है। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी यही हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला है एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गूगल, रोजर पे, ओरियन प्रो, मेटा। आंसर है ओरियन प्रो। ठीक है। अगला है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया? केनिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, डोमिनिकन गणराज्य यानी कि डोमिनिकन रिपब्लिक। तो किसके साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता हुआ है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। अच्छा, इसकी राजधानी याद रखेंगे, इसकी राजधानी आपसे अगर पूछा जाए तो राजधानी याद रखेंगे सेंट डोमिंगो। कौन सा है? तो सेंट डोमिंगो, सेंट डोमिंगो, सेंट डोमिंगो, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट डोमिंगो। अगला है, ठीक है, चलिए अगला है सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? चीन, पाकिस्तान, भारत, ईरान। आंसर है भारत। ठीक है। तो ये बात बताया गया कि अगर दुनिया में 100 हथियार बेचे गए हैं और खरीदे गए हैं, आयात किए गए हैं, तो भारत के द्वारा 9.8 लगभग 10 हथियार भारत ने ही खरीदे हैं, 100 में से 10 हथियार। ठीक है। तो ये याद रखेंगे 9.8% आयात किया गया है भारत के द्वारा। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी हथियार एक्सपोर्ट हुए हैं उनमें से इंपोर्ट सबसे ज्यादा भारत ने ही किया है, लगभग 9.8% इंपोर्ट किया है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा सीपरी का स्थापना कब हुआ है? 1966 में। ठीक है, स्टॉकहोम में, ये भी याद रखना। अगला, पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। तो गुजरात में भी कौन सा जगह है? धोलेरा, धोलेरा में। अगला, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा का नाम है फ्लाई 91। तो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये क्या है? ये है केंद्रीय नागर विमान यानी कि विमान मंत्री हैं। ठीक है। और इस्पात मंत्री दोनों हैं। ठीक है, उड्डयन मंत्री भी हैं, साथ ही साथ ये इस्पात मंत्री भी हैं। अब ये जो सेवा जो नया जो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 है, ये कहां से कहां के लिए है? तो गोवा से लक्षद्वीप के मध्य इसे उड़ाया गया है, पहला उड़ान इसे। अगला है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, स्वीडन। तो नाटो का नया देश कौन सा बना है? याद रखेंगे स्वीडन। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। 32 देश हो चुके हैं अब टोटल नाटो के अंतर्गत, 32 सदस्य। ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे नाटो को याद रखेंगे। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आरबीआई ने। वर्ल्ड बैंक, बैंक इंडोनेशिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर हो जाएगा बैंक इंडोनेशिया। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूएसए। तो सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन याद रखेंगे किसके साथ? यूएसए के साथ करेगा भारत। ठीक है। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में, यानी कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी के पास। अगला है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020-21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में से आपको चुनना है। क्या होगा आंसर? तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे दे दिया जाए 2021-22 में, तो वहां पे चेंज हो जाएगा। वहां पे 1 नंबर पे उड़ीसा है, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 3 नंबर पे झारखंड है और 4 नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। अगला है, पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पोपोकेटेपेटल,
मैक्सिको, जापान, चीन, रूस। तो याद रखेंगे 13 बार जिस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इस जगह पे, याद है कौन सा? मैक्सिको। कौन सा जगह है ये? मैक्सिको। केटे पेटल ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको। अगला है आगालेगा द्वीप स्थित है मॉरिशस, मेडागास्कर, जापान, इंडोनेशिया। भारत के साथ यहाँ पे, भारत ने यहाँ पे एक नेवी बेस भी बनाया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मॉरिशस। याद रखेंगे कौन सा है? मॉरिशस। आगालेगा द्वीप कहाँ स्थित है? मॉरिशस में। आगे है नवनामित रामसर साइटों से संबंधित गलत कथन को चुने। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 80 हो गई है। भारत अब रामसर मानचित्र पर चौथा सबसे बड़ा देश है, जो केवल यूनाइटेड किंगडम जिसका 175 है, मैक्सिको 144 और चीन 82 से पीछे है। तमिलनाडु में रामसर साइटों की अधिकतम संख्या 16 है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, बाकी सब सही है। ठीक है, तो आपको ये चीज अवश्य याद रखना है। रामसर साइट से प्रश्न पहले भी पूछा गया है। अब जो 5 जो नए जोड़े गए हैं उन्हें भी आपको याद रखना कि कर्नाटक से 3 जोड़े गए हैं और तमिलनाडु से 2 जोड़े गए हैं। कौन कौन जोड़े गए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अगला, लक्षद्वीप के बारे में असत्य कथन को चुने। काफी न्यूज में रहा है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिम तट से दूर स्थित है। लक्षद्वीप 1956 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ। लक्षद्वीप 36 द्वीपों में से 10 द्वीप लक्षद्वीप के बसे हुए हैं। कुल क्षेत्रफल लक्षद्वीप का 32 वर्ग किलोमीटर है और सिलवासा राजधानी है। इसका आंसर क्या होगा? कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है, ये बात तो सत्य है, लेकिन सिलवासा राजधानी नहीं है। ठीक है, कावारत्ती है राजधानी। क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा। आंसर है हरियाणा में। अगला है कम्बला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ? विशाखापट्टनम, चेन्नई, पणजी, सिकंदराबाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज में जो प्लेस रहता है वहां से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कम्बला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला है इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने किस देश के दागिस्तान में माक चक्काला हवाई अड्डे पर धावा बोल दिया, जहां 30 अक्टूबर को इजराइल का एक विमान उतरा था? रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। तो ये जो दागिस्तान है, दागिस्तान ये है रूस में, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे माख चक्काला हवाई अड्डा है जहां पे इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था? विमान पे धावा बोल दिया था। ठीक है, हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भय का माहौल छा गया था। अगला है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? नांगल में, आलवे में, सिंदरी बिहार में, ट्राम्बे में। तो भारत का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ लगा था? तो ये लगा था सिंदरी में बिहार में। याद रखेंगे कहाँ पे? सिंदरी में। अगला है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का? चावल का, चाय का, तिलहन का, दाल का। तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है किस चीज का? तो आंसर हो जाएगा दाल का। ठीक है, अगला है एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कितने अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा? 1, 3, 5, 7। तो एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत अगर वो लागू होता है तो संविधान में टोटल 5 संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83 में, जो कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, क्योंकि टाइम पीरियड भी घटाना होगा। लोकसभा के विघटन जो अनुच्छेद 85 के तहत है उसे भी, विधानमंडल का भी अवधि अनुच्छेद 172 के अंतर्गत, और राज्य विधानमंडल का विघटन भी 174 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत। इन सब में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अगला असत्य कथन चुने। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 26 अप्रैल 1975 से सिक्किम को भारतीय संघ के एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। सिक्किम के भारत में विलय के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम के भारत में विलय के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ना कि मोरारजी देसाई। ये ध्यान में रखेंगे, बाकी सारे फैक्ट सत्य हैं। अगला है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? यूके,
सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर, या फिर यूएसए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अमेरिकी गणराज्य, याद रखेंगे। जनहित याचिका अमेरिकी गणराज्य की उपज है। अगला है लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 के शीतकाल में हुआ था। इनमें कुल कितनी सीटों के लिए निर्वाचन हुआ? 189, 289, 389, 489। आंसर हो जाएगा 389 सीटों के लिए हुआ था चुनाव। कांग्रेस 364 सीटों पर विजित हुई थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा, यानी डायरेक्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन है अनुच्छेद 60, 62, 64, 66। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 66, याद रखेंगे। अगला है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अगला है भारत के राष्ट्रपति अथवा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे व्यक्तियों में से असत्य कथन चुने, यानी बाद में राष्ट्रपति बने, पहले वो मुख्यमंत्री थे। तो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी, जो बाद में राष्ट्रपति बने। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे बीडी जत्ती। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे के.आर. नारायणन। तो 1956 में मध्य प्रदेश बना था, उससे पहले भोपाल राज्य कहलाता था। तो क्या हो जाएगा आंसर? भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के.आर. नारायणन नहीं थे, बल्कि शंकर दयाल शर्मा थे, ये याद रखेंगे। और बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ये दोनों याद रखेंगे। अगला है निम्न में से किसने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद को सुशोभित नहीं किया? यानी दोनों पोस्ट पर कौन नहीं थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोनों पोस्ट पर थे, जाकिर हुसैन दोनों पोस्ट पर थे, वाराहगिरी वेंकटगिरी दोनों पोस्ट पर थे, प्रतिभा पाटिल दोनों पोस्ट पर थी। कौन सा होगा? तो प्रतिभा पाटिल, जो केवल राष्ट्रपति बनी है, उपराष्ट्रपति नहीं थी। वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वालों में बेमेल को चुने। बंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हरदन हल्ली डोड्डागोड़ा देवेगौड़ा, यानी एच.डी. देवेगौड़ा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चौधरी चरण सिंह तो थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के नहीं थे, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, अगला है किस संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। आंसर है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का कंसेप्ट आया था। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? आर्थिक आपूर्ति की रकम ब्याज दर को प्रभावित करेगा, रोजगार, मूल्य स्तर या उत्पादन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य स्तर को। ठीक है, तो जितना मार्केट में पैसा आएगा तो मूल्य स्तर उसी हिसाब से क्या होगा? उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, जैसे भारत सरकार बहुत सारे नोट छाप सकती है, क्यों ना आरबीआई ढेर सारा नोट एक बार में छाप दे? तो अगर नोट की संख्या मार्केट में अधिक हो जाएगी, मार्केट में अगर नोट की संख्या अधिक हो जाएगी तो नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? नोट का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रुपया अगर बहुत ज्यादा हो गई तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, जितना कम होगा उतना डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, तो मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। अगला है देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? यानी कि भारत में जो पर्यटक आते हैं वो उत्पादन के रूप में उसे देखा जाए, आयात के रूप में, उपभोग या निर्यात? तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात के रूप में। ठीक है, हम लोग सेवा का निर्यात ही एक प्रकार से करते हैं। अगला है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? यानी केंद्र सरकार के द्वारा
यानी केंद्र सरकार, सेंटर अगर राज्य को, स्टेट को अगर पैसा देगी, किसके लिए? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो ये क्या होगा? ये केंद्र सरकार का ये राजस्व होगा, ये याद रखेंगे, राजस्व व्यय होगा। तो याद रखेंगे राजस्व व्यय मतलब क्या है कि इससे इससे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है केंद्र को, एक प्रकार से केंद्र दे दिया ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दे दिया। हाँ, स्टेट को जो मिलेगा ये इससे फॉर्मेशन करेगी, तो ये इसका अलग है। लेकिन केंद्र सरकार अगर अनुदान बांटती है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये केंद्र सरकार के लिए, स्टेट अगर, ठीक है, स्टेट अगर उससे परिसंपत्तियों का सृजन करती है, कैपिटल फॉर्मेशन करती है, तो उससे स्टेट को बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट, लायबिलिटी इससे नहीं आती है, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? राजस्व व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में अर्थ शोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1998, 2001, 1999, 2005। काफी अच्छा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप जानते होंगे, प्रवर्तन निदेशालय, बार बार ईडी का छापा न्यूज में आप लोग सुनते होंगे। तो ईडी जो छापा मारती है मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत भी मारती है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट अधिनियमों में से। तो ये जो अधिनियम है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये कब लागू हुआ ये पूछा जा रहा है। बनाया गया कब है? तो 2002 में, लेकिन लागू कब किया गया है? तो 2005 में, ये ध्यान में रखेंगे, 1 जुलाई 2005 से ये लागू किया गया। अगला है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, भारत की समेकित निधि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत की आकस्मिक निधि। इसका आंसर हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता में, ठीक है। अगला है, डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया? 27 मार्च 2007, 2014, 2017 या फिर 2021 को? तो डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया 27 मार्च 2014 को, ये याद रखेंगे। अगला है, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, यूएनओ के महासभा के, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सेरेना फर्स्ट, सेरेना सेकेंड। आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, ये याद रखेंगे। तिपरी का मुख्यालय है सोलना स्टॉकहोम, सोलना न्यूयॉर्क, सोलना लिवरपूल, सोलना बैंकॉक। आंसर क्या होगा? सोलना स्टॉकहोम में। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है, ये बात सत्य है। भारत 126वें स्थान पर पहले जैसे ही है, वो भी सही है। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है, ये भी सही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र, ये भी सही है। लेकिन आपसे पूछा गया कि इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? भारत 126वें स्थान पर है, लेकिन पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो 108वें स्थान पर है पाकिस्तान, ठीक है। अमेरिका जो टॉप 20 में पहले रहा करता था, अब टॉप 20 से बाहर निकल गया है। और सबसे हास्यास्पद बात है, जो कि मेरे नजर में यूनाइटेड नेशन को सोचना भी चाहिए, कि इजराइल को आपने 5वां स्थान दिया है, ठीक है। वहां पे युद्ध हो रहा है, किसी देश को, कोई भी देश अगर युद्ध में हो और वहां के नागरिक खुश हों, क्या ये संभव है? तो ये आप सोचिएगा जरूर। चलिए अगला है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी से संबंधित असत्य कथन को चुने। ईडी का फुल फॉर्म इकोनॉमिक डिक्टेटर होता है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में है। ईडी का मुख्य कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो कि है FEOA 2018 का, इसको लागू कराना है। तो कौन सा असत्य है? तो इसका असत्य है, इसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक डिक्टेटर नहीं है, बल्कि क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ का क्वेश्चन है, आप स्वयं बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन है, संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा? 280, 229, 218, 228। इसका आंसर हो जाएगा 280 बार, याद रखेंगे 280 बार, सॉल्व करेंगे तो आएगा। अगला है, गणितीय संख्या
9 7 4 1 5 6 2 8 का कौन सा अंक का स्थान उपरोक्त संख्या के अंकों के घटते क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर परिवर्तित नहीं होता है? तो इसमें टोटल 3 ऐसे संख्याएं हैं, याद रखेंगे 3 ऐसे स्थान है जो परिवर्तित नहीं होंगे। अगला, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, 5% की सालाना दर से बढ़ती है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 105%, 105% 2 बार जोड़ेंगे तो 1,94,481 आ जाएगा आंसर। अगला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी ज्यादा है। 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी। 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के कितना गुना हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा 39/15। ठीक है। अगला है, जब घड़ी की सुई 3:14 प्रदर्शित करती है तब घड़ी की सुइयों के मध्य कितना कोण बनता है? तो इसका आंसर है 13 डिग्री कोण। ठीक है। अगला है, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 एवं 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः 3000, 2000, 3400, 2200। ये क्या होगा आंसर इसका? 3400, 2200 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, दुबे की बेटी सोनी प्रीति से कहती है, तुम्हारी माँ श्यामा मेरे पिता की सबसे छोटी बहन है और दुबे के पिता की तीसरी संतान प्रभात है। प्रभात प्रीति से कैसे संबंधित है? तो चाचा या मामा। अगला है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री। आंसर है 130 डिग्री। अगला है, अमर अकबर एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी आयु का कुल योग कितना था? 70 वर्ष, 74 वर्ष, 71 वर्ष, 75 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 71 वर्ष। अंतिम प्रश्न है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 गुना 3 यानी कि n इंटू n+1 ये होता है प्रथम 5 संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। मैथ का क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करें।